सवाल कहता है एस कॉन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड सप्लाइज कस्टमाइज्ड components to various industrial customers. It is considering to bid for a contract for supply of 100,000 units of LM3. 1 लाख यूनिट्स LM3 के कंपनी ने बनाने हैं टू सरमद इंडस्ट्रीज. Its technical department has provided the following estimates regarding the production cost of the first batch consisting of 25,000 units of LM3. एक बैच में 25,000 यूनिट्स हैं, यानी कि 25,000 यूनिट्स कर यूनिट्स की प्रोडक्शन की जाती है. तो यहाँ तक की जो पहले पैराग्राफ की इंफॉर्मेशन है उससे ऐसा लग रहा है कि प्रोबेबली कंपनी को जो है ना वो 4 बैचेस बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर एक बैच में 25,000 यूनिट्स हैं और 1 लाख यूनिट्स टोटल करने हैं तो कंपनी को 4 बैचेस बनाने पड़ेंगे. ठीक है जी. अगर 1 लाख यूनिट्स टोटल बनाने हैं, 1 लाख यूनिट्स टोटल बनाने हैं और एक बैच में 25,000 यूनिट्स हैं, तो अगर 1 लाख को मैं 25,000 से डिवाइड करता हूँ तो 4 आ जाता है, यानी कि मुझे 4 बैचेस बनाने होंगे. 4 बैचेस बनाने होंगे. सही है. फिर टोटल कॉस्ट पे आपके पास जो है वो रॉ मटेरियल लिखा हुआ है 63,000 किलो, 600 रुपये फी किलो के हिसाब से. लेबर 4 घंटे 1 यूनिट पे लगता है 300 रुपये के हिसाब से. और ओवरहेड जो है वो 400 रुपये पर आवर लेबर पर लेबर और 40,000. अच्छा, अब देखो ये रॉ मटेरियल की कॉस्ट कैसे आई है. अगर मैं 63,000 को मल्टीप्लाई करता हूँ 600 से, 63,000 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 600 से, तो 3780 800 आ जाता है. अच्छा, लेबर की कॉस्ट कैसे आई है. 4 घंटे पर यूनिट है. तो एक बैच में क्योंकि 25,000 यूनिट्स है ना, तो ये जो अमाउंट आई होगी ये आई होगी 4 × 25,000, क्योंकि एक बैच में 25,000 यूनिट्स है तो 4 × 25,000 से टोटल आवर्स है, और उसको मैंने 300 से मल्टीप्लाई किया. तो 4 × 25,000 × 300, इस तरह से ये पूरा का पूरा अमाउंट 30 मिलियन का आया. इसी तरह से ओवरहेड्स की जो कॉस्ट आई होगी, एक यूनिट पर 4 घंटे लगते हैं, 25,000 यूनिट्स के 1 लाख घंटे हो गए, और उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया होगा 400 रुपये से, तो इस तरह से ये कॉस्ट आई होगी. इसके बाद लिखा हुआ है फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन हैज आल्सो बीन मेड अवेलेबल. LM's प्रोडक्शन विल बी कैरिड आउट इन 4 बैचेस ऑफ 25,000 यूनिट्स ईच. ये इसने क्लियर भी कर दिया. Raw material consumption includes wastage, which is estimated at 5% of the actual raw material to form part of the product. However, the wastage is expected to reduce by 10% in each new batch as the production process improves with experience. ये रॉ मटेरियल की कॉस्ट से कैलकुलेशन ट्रीटमेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसको बहुत ज़्यादा सोच कर देखना पड़ेगा. 3 में लिखता है लर्निंग कर्व इफेक्ट फॉर लेबर इज एस्टिमेटेड एट 90%. It is expected to remain effective for the first 3 batches only. Index of 90% learning curve is minus 0.152. तो हमने लर्निंग कर्व के बारे में चीज़ें पढ़ी थी, ये लेबर की कॉस्ट से रेलेवेंट है. 4 में है 20% ऑफ दी ओवरहेड्स आर फिक्स्ड. जितने भी ओवरहेड्स है उसका 20% फिक्स्ड है, and mostly represent the maintenance and depreciation of factory building and machine. तो इस सवाल में 3 पॉइंट्स हैं. पहला मटेरियल का है, मटेरियल के बाद दूसरा लेबर का है, और तीसरा ओवरहेड्स का है. अब रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है कैलकुलेट द मिनिमम बिड प्राइस which ACL should quote to earn a profit of 35% on the quoted price. कैलकुलेट द मिनिमम बिड प्राइस, कम से कम क्या बिड प्राइस होनी चाहिए, क्या प्राइस कोट करे, विच ACL शुड कोट, जो ACL कोट करे, टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 35% ऑन द कोटेड प्राइस. देखिए, पहले तो हम कॉस्ट की बात करते हैं और इस सवाल के हिस्से करते हैं. वो मिनिमम बिड प्राइस यानी कि सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, अगर उसको 35% का प्रॉफिट चाहिए, लेकिन ऊपर सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन दी हुई है वो कॉस्ट के हवाले से दी हुई है. तो पहले हम कॉस्ट की वर्किंग करते हैं, और कॉस्ट की वर्किंग में भी सबसे पहले हम रॉ मटेरियल की वर्किंग करते हैं. ठीक है.
और बड़ा गौर से सुनते हैं, ये लग आसान रहा है सवाल लेकिन इतना आसान नहीं है। देखिए हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि मैं जो है ना वो पहले बैच की बात करता हूँ। पहले बैच की बात करता हूँ जिसकी इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ दी हुई है ना। लिखा हुआ है, इट्स टेक्निकल डिपार्टमेंट इज प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग एस्टिमेट्स रिगार्डिंग द प्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट बैच। पहले बैच की कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। पहले बैच में आपने रॉ मटेरियल कितना इनपुट करा। पहले बैच में आपने रॉ मटेरियल इनपुट करा 63,000 किलो। 63,000 किलो रॉ मटेरियल आपने पहले बैच में इस्तेमाल करा, इनपुट करा, खरीद कर लेकर आए। क्लियर है। फिर पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है, रॉ मटेरियल कंजम्पशन इंक्लूड्स वेस्टेज विच इज एस्टिमेटेड एट 5% of the actual raw material to form part of the product। रॉ मटेरियल कंजम्पशन, रॉ मटेरियल कंजम्पशन यानी कि जो रॉ मटेरियल कंज्यूम हो रहा है, जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, इंक्लूड्स, उसमें शामिल है, इंक्लूड्स उसमें शामिल है। यानी कि ये जो 63,000 किलो का रॉ मटेरियल इनपुट हुआ है, कंज्यूम हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, इसमें वेस्टेज शामिल है। विच इज एस्टिमेटेड, जो कितनी है, जो है विच इज एस्टिमेटेड एट 5%, जो 5% है, ऑफ द एक्चुअल रॉ मटेरियल टू फॉर्म पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट। वेस्टेज जो है वो 5% है, लेकिन 5% है उस रॉ मटेरियल का जो प्रोडक्ट का हिस्सा बनता है। However, the wastage is expected to reduce by 10% in each new batch as the production process improve with the experience। अच्छा अब जरा गौर से सुनना। देखो एज्यूम कर लो कि तुम जो है ना वो कोई बॉइलिंग का प्रोसेस कर रहे हो, बॉइलिंग का प्रोसेस कंडक्ट कर रहे हो। ठीक है। मतलब तुम कोई ऐसी चीज बना रहे हो जिसमें रॉ मटेरियल को बॉईल करना पड़ता है। अब जब हम बॉईल करते हैं ना तो कुछ इवेपोरेशन होती है और उसकी वजह से क्वांटिटी रिड्यूस हो जाती है। मिसाल के तौर पर तुमने, मिसाल के तौर पर तुमने जो है ना 110 लीटर रॉ मटेरियल बॉईल करना शुरू किया, उबालना शुरू किया। बात समझ रहे हो। अब जब ये उबालने का प्रोसेस मुकम्मल हुआ, बॉइलिंग पूरी हुई, तो तुम्हें ये पता चल गया कि भाई 10 लीटर, 10 लीटर इवेपोरेट हो गया, ज़ाया हो गया, हवा में मिल गया। 10 लीटर की वेस्टेज हो गई, 10 लीटर का लॉस हो गया। और बकाया 100 लीटर, बकाया 100 लीटर मेरी फिनिश गुड्स में शामिल था, उसकी मैंने बोतलें भर करना और बेचना शुरू कर दिया। 100 लीटर की जो है ना वो बोतलें भरी इतनी सारी और ये बेचना शुरू कर दिया। यानी कि ये क्या है, ये मेरा फिनिश, ये मेरा फिनिश गुड है। बात समझ रहे हो। 110 लीटर कोई लिक्विड था, उसको बॉईल किया, 10 लीटर इवेपोरेट हो गया, वेस्ट हो गया, ज़ाया हो गया। और 100 लीटर जो है वो फिनिश गुड्स में नजर आ रहा है। यानी कि जो मेरा फाइनल आउटपुट है उसमें 100 लीटर है। अब देखिए सीधी सीधी इक्वेशन तो ये बनती है कि इनपुट में से अगर लॉसेस को माइनस कर दिया जाए तो आउटपुट बन जाता है। 110 माइनस 10 तो 100 रह जाता है। अच्छा कभी कभी लॉसेस जो है ना वो परसेंटेज में बताए हुए होते हैं, कभी कभी लॉसेस परसेंटेज में बताए हुए होते हैं। मिसाल के तौर पर इस एग्जाम्पल के हिसाब से ऐसा लिखा हुआ हो सकता था, 10 को 110 से डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई करो। 10 डिवाइडेड बाई 110 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये आ जाता है 9.09%। तो सवाल ऐसे भी बोल सकता था कि लॉसेस जो है वो 9.09% ऑफ इनपुट हैं। सवाल में ऐसा लिखा हुआ आ सकता था कि आपके जो लॉसेस है ना वो इनपुट का 9.09% है।
या सवाल में ऐसा भी आ सकता था कि 10 को 100 से डिवाइड किया हुआ हो और 100% से मल्टीप्लाई किया हुआ हो, यानी कि 10% आएगा और लिखा हुआ हो कि लॉसेस जो है वो 10% है ऑफ आउटपुट। आउटपुट का 10% है लॉसेस। देखो यहाँ पर ये 100 लीटर आउटपुट है ना, और लॉसेस कितने हैं, 10 लीटर। तो आउटपुट का कितना परसेंट बना, 10%। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर आपके पास जो बुलेट नंबर 2 है उसमें लिखा हुआ है रॉ मटेरियल कंजम्पशन इंक्लूड्स वेस्टेज विच इज एस्टिमेटेड एट 5% ऑफ द एक्चुअल रॉ मटेरियल टू फॉर्म पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट। यानी कि जो रॉ मटेरियल प्रोडक्ट का पार्ट बनेगा, और प्रोडक्ट का पार्ट क्या बनेगा सर, जो बच जाएगा, लॉसेस उसका 5% है। बात समझ आई? यानी कि यहाँ पर जो आपको परसेंटेज दी हुई है कि लॉसेस 5% है, वो इनपुट का 5% है या आउटपुट का, बताओ। 5% इनपुट का है या आउटपुट का, किस चीज का है? एक्चुअल रॉ मटेरियल टू फॉर्म पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट। कौन सा रॉ मटेरियल प्रोडक्ट का पार्ट बनता है, बताओ। आउटपुट। एक्सेलेंट। यहाँ पर ये जो परसेंटेज है ये आउटपुट का 5% है। यहाँ पर जो परसेंटेज है ना, ये आउटपुट का 5% है। अच्छा, अब इस सवाल की वर्किंग कैसे करी जाए? सर, इस सवाल की वर्किंग ऐसे करी जाएगी कि अल्लाह भला करे, मुझे ये पता है इनपुट माइनस लॉसेस इज इक्वल्स टू आउटपुट। अच्छा, जो इनपुट है आपका वो 63,000 है। इनपुट जो है वो आपका 63,000 है, 63,000 है। इनपुट जो है वो आपका 63,000 है, 63,000 है। आउटपुट आपको नहीं पता, आउटपुट आप एक्स एज्यूम कर लो। अच्छा, लॉसेस कितने होंगे मैथमेटिकली, 63,000 का 5% या एक्स का 5%? जो लॉसेस होंगे वो 63,000 का 5% होंगे या एक्स का 5%? सर, एक्स का 5% होंगे। तो अब हम आउटपुट यानी कि एक्स की वैल्यू ढूंढ सकते हैं। 63,000 माइनस 0.05 एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। 63,000 इज इक्वल्स टू 1.05 एक्स। अच्छा, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 63,000 डिवाइडेड बाई 1.05 यानी कि 60,000। ये एक्स की वैल्यू है। इनपुट में से लॉसेस माइनस अगर करते हैं तो आउटपुट आता है, और आउटपुट जो है वो मेरा 60,000 आ गया। ऊपर वाली वर्किंग से एक्स की वैल्यू आई है, एक्स जो है वो 60,000 है। बैलेंसिंग फिगर से लॉसेस निकालो। बैलेंसिंग फिगर से लॉसेस निकालो अगर जरा इस डायग्राम में। तो बैलेंसिंग फिगर से अगर लॉस निकालूंगा, अगर इनपुट 63,000 है, आउटपुट 60,000 है, तो लॉसेस कितना होगा, 3,000, है ना। और दूसरा तरीका वो वाला कि आउटपुट 60,000 है, आउटपुट 60,000 है, लिखे हुए जुमले के हिसाब से लॉसेस आउटपुट का 5% है, तो 60,000 का 5% लेता हूं तो वो भी 3,000 बनता है। दोनों तरीकों से आपके पास लॉसेस की वैल्यू 5,000 3,000 ही आ रही है। तो ये फर्स्ट हो गया। अच्छा, सेकंड बैच पर आते हैं, क्योंकि 4 बैचेस बनाने हैं ना हमने। अब क्या लिखा हुआ था, however the wastage is expected to reduce by 10% in each new batch as the production process improves with experience। जो वेस्टेज है यानी कि जो रॉ मटेरियल ज़ाया हो रहा है, उसके ज़ाया होने की मिकदार 10% से हर अगले बैच में कम हो जाएगी। यानी कि अगली बार जो लॉसेस होंगे वो कितने होंगे, 3,000 का 90% ले लूं। अगर कोई चीज़ 10% से कम हो रही है, अगर कोई चीज़ 10% से कम हो रही है तो 90% बच जाएगी।
तो 3,000 का 90% ले लो, 2700। अच्छा जी, थर्ड बैच जो होगा, थर्ड बैच में लॉसेस कितने होंगे? 2700 का 90% ले लूं, 2700 का 90% ले लूं। उसने ये लिखा था हर अगले बैच में लॉसेस की मिकदार 10% से कम हो जाएगी। तो पहले 3,000 को 10% से कम किया, 90% रह गया 2700। अब जब तीसरा बैच बनाएंगे तो 2700 को भी 10% से कम करेंगे। 2700 को 10% से कम करते हैं तो 2430, 90% ले लो 2700 का। फिर जब चौथे बैच की बारी होगी, जब चौथे बैच की बारी होगी तो 2430 का 90% ले लो, 2430 का 90%, 2187, 2187। बात समझ में आई? यानी कि हर अगले आने वाले बैच में लॉस की मिकदार 10% से कम हो रही है। हर अगले आने वाले बैच में लॉस की मिकदार 10% से कम हो रही है। अच्छा देखो, जब लॉस कम होता है ना तो तुम मटेरियल कम खरीदोगे, आउटपुट की क्वांटिटी तो सेम रहेगी ना भाई, प्रोडक्ट का साइज थोड़ी छोटा कर रहे हो। तुम्हें पता है कि जाया कम होगा मटेरियल, लेकिन वो प्रोडक्ट का साइज तो छोटा नहीं होगा ना। एक तंदूर वाला जिस साइज की रोटी बेचता है उसी साइज की रोटी बेचेगा। अगर उसको लगता है कि आटा जाया कम होगा तो खरीदेगा कम, लेकिन आउटपुट का साइज, शेप, फिनिश गुड्स का या उसकी क्वांटिटी तो कम नहीं होगी। बात समझ में आती है? तो जो फिनिश गुड्स में नजर आ रहा होगा वो तो इतना ही नजर आ रहा होगा। हाँ, अगर जाया कम हो रहा है तो खरीदारी कम होगी। यानी कि सेकेंड बैच बनाने के लिए जो खरीदारी होगी वो 62,700। थर्ड बैच बनाने के लिए जो खरीदारी होगी वो 62,430। और फोर्थ बैच बनाने के लिए जो खरीदारी होगी वो 62,187। खरीदारी कम होगी, खरीदारी की क्वांटिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, आप खरीदोगे कम। तो अब इन चार बैचेस को बनाने के लिए अगर टोटलिटी की बात करें, टोटल इनपुट, टोटल लॉसेस और टोटल आउटपुट, अगर हम इन चार बैचेस की टोटलिटी की बात करें तो टोटल इनपुट होगा 63,000 प्लस 62,700 प्लस 62,430 प्लस 62,187, यानी कि 250,317 की क्वांटिटी खरीदी जाएगी। मैंने सिर्फ ऐड किया सबको। और 3,000 प्लस 2700 प्लस 2430 प्लस 2187, इसमें से 10,317 के लॉसेस होंगे। और 250,317 माइनस 10,317, तो आउटपुट में 2,40,000 होगा, या ऊपर वाले 60,000 चार बार ऐड कर लो। अब रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, इन चार बैचेस को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट होगी ना, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट होगी, आप 250,317 किलोग्राम्स खरीदोगे और 1 किलोग्राम आपको मिलता है 600 का। तो आपका जो कुल खर्चा होगा वो 250,317 इंटू 600, यानी कि 150,190,200। ये आपका ये आपका रॉ मटेरियल का खर्चा होगा चार बैचेस बनाने का। ठीक है, ये हमने रॉ मटेरियल की वर्किंग करी है। अब हमें लेबर की वर्किंग पर आना है। लेकिन पहले आप लोग इसको अच्छे से कॉपी करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब हम लेबर की वर्किंग करते हैं। लेबर की वर्किंग में कुछ ऐसा है कि लिखा हुआ है, लेबर लर्निंग कर्व इफेक्ट फॉर लेबर इज एस्टिमेटेड एट 90%। इट इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन इफेक्टिव फॉर द फर्स्ट 3 बैचेस ओनली। इंडेक्स ऑफ 90% लर्निंग कर्व इज नेगेटिव 0.152, यानी कि बी की वैल्यू दी हुई है। तो हम ये देख लेते हैं कि भाई सबसे पहले
तीन बैचेस का एवरेज टाइम देख लेते हैं। अच्छा, एवरेज टाइम का फॉर्मूला क्या था? y इज इक्वल्स टू ए एक्स पावर b। तो तीन बैचेस का अगर हम एवरेज टाइम देखेंगे तो पहले बैच को कितना टाइम लगा? पहले बैच में 25,000 यूनिट्स थे, हर यूनिट जो है वो 4 घंटे में बन रहा। तो पहले बैच में 1 लाख घंटे लगे थे। ये पहले बैच का टाइम हो गया। अब हम अगर तीन बैचेस का एवरेज टाइम ढूंढे तो ए एक्स पावर बी, तीन बैचेस का एवरेज टाइम कितना आता है भाई? 3 की पावर माइनस का 0.152 इंटू 1 लाख, ये आता है 84621। 84621। अच्छा, तीन बैचेस का टोटल टाइम कैसे आएगा? 3 × 84621। तीन बैचेस का टोटल टाइम आता है 253,863। 253,863। अच्छा, फिर दो बैचेस का एवरेज टाइम और टोटल टाइम देखते हैं। दो बैचेस का एवरेज टाइम कैसे आएगा? 1 लाख, यानी कि पहले बैच का टोटल टाइम मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर माइनस का 0.152, 2 की पावर माइनस 0.152 इंटू 1 लाख, ये बनता है 90,000। और टोटल टाइम जो होगा दो बैचेस का, 2 × 90,000, यानी कि 1,80,000। अच्छा, अब आपके पास जो है ना तीन बैचेस का टोटल टाइम भी है 253,863, और पहले दो बैचेस का टोटल टाइम भी है 180,000। सो इसका मतलब ये हो गया कि हमें हमारा जो थर्ड बैच बना है ना, थर्ड बैच, तीसरा बैच कितनी देर में बना है? 253,863 माइनस 180,000, तो 253,863 माइनस 180,000, यानी कि हमारा जो तीसरा बैच बना है वो 73,863 आवर्स में बना है। 73,863 आवर्स में बना है। सही है। अब हमें टोटल चार बैचेस बनाने थे। उससे लिखा हुआ था लर्निंग कर्व इफेक्ट फॉर लेबर इज एस्टिमेटेड एट 90%। इट इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन इफेक्टिव फॉर द फर्स्ट 3 बैचेस ओनली। यानी कि तीन बैचेस तक तो लर्निंग हो रही होगी, उसके बाद रुक जाएगी। जब लर्निंग रुक जाती है तो जो आखिरी बैच पर टाइम लगा होता है, आगे आने वाले सारे बैचेस पर वही टाइम लगा होता है। तो इसका मतलब अगर तीसरा बैच 73,863 आवर्स में बना है, अगर तीसरा वाला बैच अगर तीसरा वाला बैच 73,863 आवर्स में बना है, तो चौथा वाला बैच भी 73,863 आवर्स में बना होगा। अब अगर मैं टोटल टाइम निकालूं चारों बैचेस का, तो पहले तीन बैचेस को लगे हैं 253,863 आवर्स, और जो चौथा वाला बैच होगा उस पर उतना ही टाइम लगा होगा जितना तीसरे बैच पे, यानी कि 73,863, क्योंकि सवाल में ये लिखा हुआ है कि लर्निंग तीन बैचेस पर रुक गई है। जब लर्निंग रुक जाती है तो उसके बाद जितने भी बैचेस बनते हैं वो लास्ट बैच पे जितना टाइम लगा होता है उस हिसाब से ही बने होते हैं। तो 253,863 और 73,863 को मैंने जब ऐड किया तो टोटल 327,726, इतने आवर्स आपको 327,726, ये आपके टोटल आवर्स लगे होंगे चारों बैचेस बनाने के लिए। और अगर हम कॉस्ट की बात करेंगे, लेबर की कॉस्ट की बात करेंगे, तो ये जितने भी आवर्स हैं इनका जो आली रेट है वो है 300 रुपये। तो हम कॉस्ट की अगर बात करें तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 300 से,
हमारी टोटल कॉस्ट जो लेबर की बनेगी वो बन जाएगी 98317800। 98317800। 98317800। 98317800। ये हमारी लेबर की कॉस्ट होगी। सही है। अच्छा, अब हमें ओवरहेड्स की कॉस्ट निकालनी है। सही है ना। यहाँ तक हमने मटेरियल की और लेबर की कॉस्ट की वर्किंग कर ली, जो कि सवाल की तगड़ी अच्छी वर्किंग थी। मटेरियल की कॉस्ट आ गई, लेबर की कॉस्ट आ गई। अब ओवरहेड्स पर आते हैं। ओवरहेड्स जो है, इसके बारे में पॉइंट नंबर 4 कुछ कहता है। बोलता है कि 20% ऑफ द ओवरहेड्स आर फिक्स्ड। जितने भी ओवरहेड्स हैं उसका 20% ओवरहेड्स फिक्स्ड है। एंड मोस्टली रिप्रेजेंट द मेंटेनेंस एंड डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग एंड मशीन्स। 20% ओवरहेड्स फिक्स्ड है और मोस्टली ये मेंटेनेंस और डेप्रिसिएशन का खर्चा है, फैक्ट्री की बिल्डिंग का और मशीन्स का। और फिक्स खर्चा है। फिक्स खर्चा जो है ना, वो अगर कोई नया ऑर्डर हम एक्सेप्ट करते हैं उसकी वजह से इंक्रीज नहीं होता। अच्छा, अगर हम वेरिएबल खर्चे की बात करें, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो 400 रुपये का रेट है ना, ये टोटल ओवरहेड्स का रेट है, इसमें फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों शामिल हैं। इस 400 रुपये के दो हिस्से हैं। इस 400 रुपये के दो हिस्से क्या है? 400 मल्टीप्लाइड बाई 20%। 80 रुपये के हिसाब से कोई फिक्स्ड खर्चा है, 400 मल्टीप्लाइड बाई 80%। 320 रुपये के हिसाब से वेरिएबल खर्चा। वेरिएबल खर्चा नंबर ऑफ आवर्स के साथ इंक्रीज होता। जब मैं ये वाला ऑर्डर एक्सेप्ट करूंगा तो इतने लेबर आवर्स, ये जो आया है हमारे पास आंसर 327726, इतने लेबर आवर्स ज्यादा लगेंगे। 327726 लेबर आवर्स ज्यादा लगेंगे और हर लेबर आवर पर मुझे 320 रुपये वेरिएबल ओवरहेड्स इनकर करने होंगे। फिक्स वाले तो इंक्रीज नहीं होंगे ना। फिक्स वाले तो चाहे मैं ये ऑर्डर एक्सेप्ट करूं ना करूं उतने ही रहेंगे। तो ये बनता है 10487 2320 10487 2320। तो ये एक और आपका खर्चा हो गया ओवरहेड्स का। ये आपका एक और खर्चा हो गया ओवरहेड्स का खर्चा। सही है। अब अगर हम टोटल कॉस्ट की बात करेंगे तो उसमें मटेरियल का खर्चा आएगा, लेबर का खर्चा आएगा और वेरिएबल ओवरहेड्स का खर्चा आएगा। फिक्स्ड ओवरहेड्स का इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो इंक्रीज नहीं होंगे। तो अगर मैं अब कंपनी की इस प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट की बात करूं कि भाई टोटल कॉस्ट कितनी है, तो मैं अपनी मेन वर्किंग में मटेरियल लिखूंगा, लेबर लिखूंगा, ओवरहेड्स लिखूंगा। आप तीनों लिखकर फिर ऐड करिएगा। मैं डायरेक्टली टोटल कॉस्ट लिख लेता हूँ, लेकिन फॉर्मेट के हिसाब से आपको पहले मटेरियल लिखना चाहिए, फिर लेबर, फिर ओवरहेड्स लिखना चाहिए और मटेरियल के आगे W1 लिखोगे, ये जो पहली वर्किंग है इसको रेफर करोगे। लेबर के आगे W2 लिखोगे, दूसरी वर्किंग को रेफर करोगे और ओवरहेड्स में W3 लिखकर तीसरी वर्किंग को रेफर करोगे। उसके लिए आप सजेस्टेड आंसर्स एक बार देख लेना। अच्छा, 150 190 200 +983 17800 +1048 72320। ये टोटल 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 बन जाता है 353 380 320। ठीक है जी, 353 380
320, ये टोटल आपका खर्चा आ गया। अब जनाब उसका ये कहना था, कैलकुलेट द मिनिमम बिड प्राइस विच ACL शुड कोट टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 35% ऑन द कोटेड प्राइस। वो ये कहना चाह रहा है कि मैं ये चीज कितने रुपए में बेचूं, बिड प्राइस यानी कि क्या प्राइस कोट करूं, अगर मैं 35% का मुनाफा, अगर मैं 35% का प्रॉफिट कमाना चाहता हूं ऑन द कोटेड प्राइस, कोटेड प्राइस पर। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो सेलिंग प्राइस पूछ रहा है कितने रुपए में मैं कोई चीज बेचूं, अगर मुझे जो प्रॉफिट हो ना वो सेलिंग प्राइस का 35% हो। इसका मतलब सेलिंग प्राइस मुझे नहीं पता है, एक्स एज्यूम कर लो, हाँ कॉस्ट मुझे पता है, कॉस्ट है मेरी 353,380,320, और प्रॉफिट जो होगा वो सेलिंग प्राइस का 35% होगा, यानी कि 35% ऑफ एक्स। तो मैथमेटिकली हम कह सकते हैं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि एक्स माइनस 3533,80320 इज इक्वल्स टू 35% ऑफ एक्स। 35% ऑफ एक्स 0.35 बनता है, सॉरी 35%, हाँ सही है 35% ये ना। तो ये एक्स माइनस 3533,80320 इज इक्वल्स टू 0.35x। 0.35x उल्टे हाथ पर आएगा तो 0.65x इज इक्वल्स टू 3533,80320, और फाइनली एक्स की वैल्यू आएगी 353,380,320 डिवाइडेड बाई 0.65, यानी कि 54366,54366,2031, 2031, इतने रुपए में मैं ये चीज बेचूंगा। और आप देख लेना कि इसका 35% लोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा और 65% कॉस्ट आ जाएगी। उसने ये बोला हुआ था कि जितने का मैं बेचूं उसका 35% जो है ना वो प्रॉफिट होना चाहिए। तो आप इसको प्रूफ भी कर सकते हो कि देखो अगर कोई चीज मैं बेचता हूँ 543,6620,31 की, और उसका 35% प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ, तो प्रॉफिट कितना आएगा भाई, 543,6620,31 का 35%, यानी कि 1902817, 1902817, 281710, सॉरी 11281,711, और अगर 543,6620,31 में से मैं माइनस कर दूं 190281711, तो ये आपके पास 3533,80320 की ही कॉस्ट बनती है एज अ बैलेंसिंग फिगर भी। यानी कि आप सारी चीजें सही कर रहे हो और आपका आंसर सही आया है। आपका जो फाइनल आंसर है इस सवाल का वो है ये सेलिंग प्राइस, जो कि 543,6620,31 की है। अब आपने इस सवाल को अगेन दोबारा से देखना है, लेबर की वर्किंग भी देखनी है, और फिर जो